नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ मैं संदीप कसालकर आपका क्रिप्टो टीवी में स्वागत करता हूं। सबसे पहले क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य इन्वेस्टर्स को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। इन्फोसिस को फाउंडर नीले कनी ने इंडिया के CBDC को एनोनिमिटी होने का दिया सुझाव। रूस ने क्रिप्टो एसेट्स को करेंसी के रूप में मानने पर जताई सहमति। कर्मचारियों द्वारा मुआवजे के रूप में मिले क्रिप्टो पर गिफ्ट के रूप में लगाया जाएगा टैक्स। बोफा ने कहा बिटकॉइन ने इन्फ्लेशन हेज से ज्यादा रिस्क असेट के रूप में किया ज्यादा ट्रेड। सौदबी करने जा रही है 104 क्रिप्टो पंक्स की नीलामी। $20 to $30 मिलियन है वैल्यू। बिटकॉइन ने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के एग्जिट के साथ किया $45,000 के नीचे ट्रेड। एप्पल आईफोन इंट्रोड्यूस करने जा रहा है नया फीचर। क्रिप्टो पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर पाएंगे व्यापारी। US जस्टिस डिपार्टमेंट ने $3.6 बिलियन के बिटकॉइन रिकवर करते हुए चोर कपल को किया गिरफ्तार। डाओ मेकर ने क्रिप्टो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए लॉन्च किया पब्लिक शोज। इन्फोसिस के को-फाउंडर ने एक लोकल न्यूज़पेपर को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि सर्वाइलेंस से बचने के लिए इंडिया की डिजिटल रूपी में एनोनिमिटी होना चाहिए। उन्होंने एक्सप्रेस किया कि अगर सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए गए और दिखाई दे रहे हैं तो सिटीजन्स और बिजनेसेस में चिंता होगी। नीलेकनी, जो बायोमेट्रिक्स बेस्ड यूनिक आइडेंटिटी प्रोग्राम के एक की आर्किटेक्ट है, उन्होंने कहा कि इंडिया अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लॉन्च के साथ एक ग्लोबल लेवल पर पहुंच जाएगा, क्योंकि मौजूदा टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और आधार इसके लॉन्च में तेजी लाएंगे। इसके अलावा उन्हें उम्मीद है कि डिजिटल रूपी भारत द्वारा बनाए गए मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर करने वाली होगी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन के टैक्स क्रिप्टो करेंसीज के कदम का जिक्र करते हुए नीलेकनी को लगता है कि इंडिया डिजिटल असेट की कंसेप्ट को पहचानने और उन पर टैक्स लगाने के संबंध में सही काम कर रहा है। एक तरह से भारत ने यह भी माना है कि क्रिप्टो करेंसीज नहीं है। उन्होंने क्रिप्टो को कमोडिटीज की तरह बताया, क्योंकि ये वैल्यू स्टोर करते हैं जिसे आप खरीद और बेच सकते हैं। रशिया ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है जिसमें बताया गया है कि सरकार ने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलेट करने का निर्णय लिया है। कॉमनसेंस के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार रेगुलेशंस को 18 फेब तक लेजिस्लेटिव बॉडीज के लिए एक ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे में एक बार ड्राफ्ट को स्वीकार करने के बाद यह एक लॉ बन जाएगा और बिना किसी घोषणा के क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। बता दें कि 600,000 रूबल से बड़े सभी क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की सूचना फेडरल टैक्सेशन सर्विस को दी जानी चाहिए। यह ड्राफ्ट बताता है कि रूस में खरीदी गई क्रिप्टो करेंसी सिर्फ लोकली रजिस्टर्ड और लाइसेंस कंपनी के माध्यम से होनी चाहिए, ताकि यूजर्स को पूरी तरह से वेरीफाइड किया जा सके और उनके ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी गवर्नमेंट एजेंसीज को उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही घोषणा के लिए मिनिमम अमाउंट को भी उल्लेख किया गया है। यह डिजिटल करेंसीज को बढ़ावा देने और उनका इस्तेमाल करने वाली इलीगल एक्टिविटी को रोकने में मदद करेगा। इसके साथ ही डॉक्यूमेंट में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग शामिल नहीं है। कई स्टिपुलेशंस के लिए पार्लियामेंट को एक नए कानून पारित करने की जरूरत होती है। जो एम्प्लॉइज अपने मुआवजे पैकेज के हिस्से के रूप में क्रिप्टो करेंसी या अन्य डिजिटल असेट्स जैसे क्रिप्टो एक्सचेंजेस से नॉन फंजिबल टोकन्स प्राप्त करते हैं तो उन्हें इन पर 30% टैक्स चुकाना होगा, क्योंकि उन्हें नए टैक्स कानून के तहत एक गिफ्ट के रूप में डिफाइन किया जाएगा, न कि सैलरी या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस यानी ESOPs के हिस्से के रूप में। ऐसे में एक्सपर्ट्स के अनुसार भले ही एम्प्लॉयज ने ऐसे कॉइन्स या डिजिटल असेट्स नहीं बेची हो, उन्हें अपने एम्प्लॉयज से मिले क्रिप्टो असेट्स के फेयर वैल्यू पर 30% टैक्स का भुगतान करना होगा। इंडियन टैक्स लॉज टैक्सेशन का डिटरमाइन करते समय एसेट्स के फेयर वैल्यू को ध्यान में रखते हैं। हालांकि क्रिप्टो असेट की फेयर वैल्यू तय करने पर बहुत स्पष्टता नहीं है।
खास करके उन डिजिटल असेट्स का जो क्रिप्टो एक्सचेंज पर कारोबार नहीं करते हैं। यहां तक कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस में लिस्टेड डिजिटल असेट्स में सवाल बना हुआ है कि फेयर वैल्यू क्या है, जिस कीमत पर कॉइन्स इशू किए गए थे उसका करंट प्राइस। एक एक्सपर्ट ने कहा कि इस सवाल का जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि अलग अलग एक्सचेंजेस पर अलग अलग कीमतों पर कॉइन्स का ट्रेड होता है और एनएफटीज के मामले में वैल्यूएशन अक्सर एक एम्बिग्युअस इशू होता है। बैंक ऑफ अमेरिका ने एक रिसर्च नोट में कहा है कि बिटकॉइन की 21 मिलियन की सप्लाई कैप से एक परफेक्ट इन्फ्लेशन हेज या वैल्यू का स्टोर बनाती है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी ने जुलाई से रिस्क असेट के रूप में ज्यादा ट्रेड किया है। बैंक ने नोट किया कि बिटकॉइन और गोल्ड के बीच को रिलेशन एक मेटल जिसे अक्सर इन्फ्लेशन हेज या वैल्यू की दुकान के रूप में माना जाता है, तो पिछले साल जून से 0 के करीब रहा है। ऐसे में रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटल असेट की अस्थिरता 2013 में देखी गई ऊंचाई से नीचे आ गई है, लेकिन यह S&P 500, नैस्डैक 100 और गोल्ड के बराबर ऊंचाई पर बनी हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वोलेटाइल प्राइस का मतलब है कि डेवलप्ड कंट्रीज में इन्वेस्टर्स के लिए बिटकॉइन को इन्फ्लेशन हेज के रूप में अपनाने की संभावना नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशनरी वाले इन्वायरमेंट्स में रहने वाले इंडिविजुअल्स बिटकॉइन को इन्फ्लेशन हेज के रूप में देख सकते हैं। न्यूयॉर्क ऑक्शन हाउस ने कहा कि सोथबी 23 फेब को 104 क्रिप्टो पंक्स को ऑक्शन करेगा। ऐसे में एनएफटीज का एस्टिमेटेड वैल्यू 20 to 30 मिलियन है। क्रिप्टो पंक्स पर ध्यान केंद्रित करने के कारण सेल के एक अपनी तरह की पहली और मॉन्यूमेंटल मानी जा रही है। बता दें कि ऑक्शन के लिए सेट किए गए क्रिप्टो पंक्स के ग्रुप को ओरिजिनली तौर से एनोनिमस कलेक्टर 0x650D द्वारा सिंगल ट्रांजैक्शन में एक साथ एक्वायर किया गया था। माइकल बोहाना सोथबी के डिजिटल आर्ट के को-हेड के एक बयान में कहा, क्रिप्टो पंक्स ओरिजिनली PFP सीरीज है जिसने अन्य NFT प्रोजेक्ट्स के लिए टेम्पलेट बनाया है और जिसने NFT को ग्लोबल स्टेज पर सबसे रिकॉग्नाइजेबल विजुअल स्टाइल्स में से एक के रूप में प्रेरित करने में मदद की है, जो डिजिटल आर्ट मूवमेंट का सिनोनिमस बन गई है। वही क्रिप्टो पंक्स, जिसे स्टूडियो लार्वा लैब्स द्वारा 2017 में जारी किया गया था, हाल ही के समय में उसकी फ्लोर प्राइस $210,374 है। इस तरह से इवनिंग ऑक्शन के लिए सोथबी बिटकॉइन और इतर जैसी क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ फियाट करेंसी को भी स्वीकार करेगा। सभी 104 क्रिप्टो पंक्स को सिंगल लॉट सेल में एक साथ बंडल किया जाएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स द्वारा फायदा उठाने के बीच मजबूत रेजिस्टेंस का सामना करने के बाद बिटकॉइन $45,000 से नीचे आ गया। बता दें कि पिछले 6 दिनों में से 5 दिनों में सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी में बढ़त देखने मिली है। ऐसे में पिछले 2 दिनों में बिटकॉइन में 6% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। यह मंथ टू डेट 15% से ज्यादा है। इस तरह से डेटा से पता चलता है कि बिटकॉइन के $43,800 के निशान को तोड़ने के बाद ट्रेडर्स ने क्रिप्टो परपेचुअल फ्यूचर्स मार्केट में $229 मिलियन के शॉर्ट पोजीशन को समाप्त कर दिया। हालांकि नेगेटिव फंडिंग रेट में लगातार बेरिश सेंटिमेंट की तरफ इशारा किया। फंडिंग रेट्स आमतौर पर परपेचुअल स्वैप्स मार्केट में ट्रेडर्स की भावना को दर्शाती है। वही नेगेटिव फंडिंग रेट्स दर्शाती है कि शॉर्ट पोजीशन ट्रेडर्स हावी है और लॉन्ग ट्रेडर्स को पे करने को तैयार है, और साथ ही ट्रेडर्स का एक बड़ा हिस्सा बेरिश का है। हाल ही में बिटकॉइन में $44,121 पर ट्रेड किया, जो पिछले 24 घंटों में 1.6% ज्यादा था, जबकि इथर $3,117 पर था, जो उसी समय के दौरान 3.8% ऊपर था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।